So today we are going to start a new chapter of human physiology, that is excretory product and their elimination. When we had talked about the various characteristics of a living organism, at that time we had focused at one of the most important characteristic, and that is your homeostasis. What is that? Maintaining internal constant condition. Is it? पढ़ा था आपने? जब भी आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा वहां पर आपने पढ़ा था होम्योस्टेटिस पढ़ा था। इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, जो आपका इंटरनल कंडीशन है, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स एज वेल एज द फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन, both the things should be maintained. वो वेरिएबल नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बट ओनली इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें ये जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है, दैट इज टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट homeostasis, that is your constant internal condition. This constant internal condition can be maintained by the process of osmoregulation. Osmoregulation, that means maintaining. Osmoregulation का मतलब ही होता है to maintain the solute and water environment. उन दोनों के condition को maintain करना, that is your osmoregulation. तो the regulation of solute movement, अगर solute move करेगा and hence the water movement, दोनों का movement, जैसे कि आपने पढ़ा है isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution, these three different type of solution in which there is movement of both the solute as well as the fluid, and that activity of the movement of the solute and the solvent, मतलब या फिर water बोल सकते हो, and hence water movement through osmosis is known as osmoregulation. So अगर इसको मैं divide करके आपको बताऊं तो osmo का मतलब होता है through osmosis, and regulation, क्या रेगुलेट करना है आपको? Salt, water concentration. That means both solute and solution, या फिर वाटर मूवमेंट, बोथ सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन, दैट विल बी इजियर, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन आएगा. वाटर तो ऑस्मो रेगुलेशन करके अभी इंटरनल एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रखना है, होम्योस्टेटिस मेंटेन करना है, इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट रखना है. तो ये कैसे हो सकता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, in order to regulate the salt as well as water movement, and this is being performed by the process of osmosis. So osmoregulation एक वे है जिसके थ्रू हम ये कंट्रोल करते हैं. Now one of the most important thing, even higher concentration of water, अगर किसी भी सेल का हायर कॉन्सेंट्रेशन, इज जस्ट एन एग्जांपल, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो 100 ml है, तो अगर वो उससे ज्यादा होता है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को, हायर कॉन्सेंट्रेशन को भी हमारा सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म बेयर नहीं कर सकता है. सो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म मेंटेन कंडीशन विद इन अ रेंज. क्यों विद इन अ रेंज? क्योंकि जब भी हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, जैसे कि हमारे ब्रेक डाउन होते हैं,
तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से जो ये सॉल्यूट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसको आपको मेंटेन करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, दिस इज related. So basically the cells of an animal cannot survive even a change in concentration of water. अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाता है तो भी एक सेल किसी भी एनिमल का सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो योर मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेटिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ऑस्मो रेगुलेशन। सो बेसिकली देयर इज अ टर्म known as, आपको पता है कि solution is of 3 types, आपने ये पहले भी पढ़ा है, isotonic, hypotonic, hypertonic. These are the 3 different types of solution. पढ़ा है पहले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So आफ्टर ऑस्मोरेगुलेशन एक टर्म है ऑस्मोलैरिटी, उसका क्या मतलब होता है? ऑस्मो, अभी आपने प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में ऑस्मोसिस पढ़ा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, कौन बताएगा? Ma'am, movement of water from high water potential to a lower water potential. ओके ओके, वेरी गुड। क्या वहां पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है? Osmosis is a type of diffusion of water. In other word, you can say what is osmosis? Osmosis is diffusion of water. अदर वर्ड में आप कह सकते हो, ये स्टेटमेंट आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल सकता है कि ऑस्मोसिस इज नथिंग बट इट्स अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर भी जब ये वाटर डिफ्यूज करता है फ्रॉम वन रीजन, yes, diffusion of or the movement of water across a semi permeable membrane. तो बेसिकली क्या होता है, when there is two solution, दो solution है and they are being separated by the semi permeable membrane, तो membrane should be like that which prevent the movement of solute but allow the movement of the solution only. Getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So basically, in other word, you can say your osmosis is the osmosis is. Oh, ma'am, I didn't understand. Yeah, okay, just a minute. Osmosis is diffusion of water. That means there is it occurs between two solution. अगर ये मेरा कोई solution 1 है और ये मेरा solution 2 है, इन दोनों सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है तो उसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। सो दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 के साइड मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, सिर्फ वाटर मूव करेगा। When two solutions are separated by semi-permeable membrane, the membrane allow the movement of only water molecules but not the solute. Getting? अब समझ में आया? Yes, ma'am. And there is, क्योंकि सिर्फ solution move कर रहा है, सिर्फ water move कर रहा है, सिर्फ water molecules move कर रहे हैं और solute जो है वो यहाँ पर जो था पहले भी वही है, यहाँ भी जो था वही है। So there is a difference in the solute concentration of the two solution. So differ in total solute concentration is no difference in solute concentration is known as osmolarity. So what is osmolarity? It's not the difference in water, it's the difference in the solute concentration in both the solution. That is your osmolarity. कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये ऑस्मोलैरिटी है, ये किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल सकता है
तो इसको हम कैसे लिखते हैं? OSM, that is osmolarity, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अभी ये किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये क्या डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है आपकी ऑस्मोलैरिटी, दैट इज डिफरेंस इन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? अभी और अच्छे से क्लियर होगा। लिसन, मैं अभी एक दो एग्जांपल्स दूंगी जिससे ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस ऑस्मोलैरिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा होगा कि मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे ही अगर मुझे ऑस्मोलैरिटी को डिफाइन करना होगा तो पता है मैं क्या बोलूंगी? द टोटल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, द टोटल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, हमने इसको किसके टर्म में लिखा है? मोल और लीटर के इनवर्स में लिखा है। दैट मींस कि विथ रिलेशन टू द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर में कितना टोटल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, एंड दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज OSM, ऑस्मोलैरिटी, या फिर आपको बहुत जगह ये लिखा हुआ रहेगा मिली ऑस्मो, इसके आगे एक और M हो सकता है, तो दैट इज योर मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, ऐसे भी हो सकता है MOSM लीटर इनवर्स, मिली ऑस्मोलैरिटी लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका ये यूनिट है, तो you should remember this. Now the unit of measurement for osmolarity is osmolarity mole per liter. अगर दो, अभी क्या है? डिफरेंस इन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसके टर्म में आप मुझे बताओ कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका ऑस्मोलैरिटी जो होगा वो सेम होगा। यस और नो? दोनों सेम होते हैं ना? Yes, ma'am. Two Yes, ma'am. solutions have the same osmolarity, they are known as isotonic. Clear? If the two solution, write it down osmolarity के term में कि what is isotonic solution? तो isotonic solution means if the two solution have the same osmolarity, they are said to be isotonic. Ma'am, can you repeat? Yes, if the two solution, yes, you can write, if the two solution have the same osmolarity, it is known as isotonic. Same osmolarity. Now, hypotonic. Hypotonic क्या होगा? Hypotonic में क्या हो सकता है? अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, बट जिसके पास ज्यादा सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। यस और नो? Hypotonic. Yes, that means कि if there is two solution which differ in the solute concentration, दोनों का solute concentration different है, तो the solution with higher concentration is hypertonic and the solution with the lower solute concentration या फिर more dilute, अगर solute कम है इसका मतलब कि solvent ज्यादा है, वो ज्यादा diluted है, तो जो ज्यादा diluted होगा वो हो जाएगा तुम्हारा hypotonic। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एंड हाइपो मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसके पास डाइल्यूट कैसे होगा? जिसके पास ज्यादा वाटर है, जिसके पास ज्यादा सॉल्वेंट है, वो हो गया हमारा हाइपोटोनिक। इसका मतलब the two solution which have the same concentration of the solute, that means the osmolarity is same, they are known as isotonic. But if the two solution are different in their osmolarity, the solution with higher solute is known as hypertonic,
while the solution with higher solvent concentration or the solution which is more dilute. For example, अगर मैंने 2 ग्लासेस लिए वाटर के और एक में मैंने 1 स्पून शुगर डाला और दूसरे में मैंने हाफ स्पून शुगर डाला, तो जिसमें मैंने 1 स्पून डाला है उसमें क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है. Yes, ma'am. जिसमें आपने हाफ स्पून डाला है उसमें क्या है, एज कंपेयर्ड सॉल्यूशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा डाइल्यूटेड है. तो जो ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, मतलब जिसमें ज्यादा पानी है, जिसमें ज्यादा वाटर है, वो हाइपोटोनिक होता है. बट जिसमें ज्यादा सॉल्यूट होगा वो हाइपरटोनिक होता है. और जिसमें सॉल्यूट इक्वल होता है, ऑस्मोलैरिटी सेम होती है, दैट इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. Yes, ma'am. Osmolarity is related to your solute concentration. तो इसको बेसिकली हम मिली ऑस्मोलैरिटी लीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं, मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है. लीटर इनवर्स में ऐसे मैंने ऐसे लिखा है, तो पर लीटर भी लिख सकते हो. मैं ऐसे लिख देती हूँ, मिली लीटर पर लीटर, मिली ऑस्मोस पर लीटर. ठीक है. दिख रहा है नीचे का Yes, ma'am. ये कलर? Yes, Um, ma'am. मुझे लग रहा है ये कलर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है ना. जैसा कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म ये इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन कर सकता है. मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अगर हाइपरटोनिक है तो क्या करोगे, हम वाटर अंदर और ले सकते. ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हमको कंट्रोल करना है. अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी. देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमारे जो मराइन एनिमल्स होते हैं या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो ये कैसे करते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. बट बिफोर दैट, all the vertebrates exception is there. ठीक है, बट all the vertebrate इसलिए बोलियो क्योंकि एक ही 2 एक्सेप्शन. all the vertebrates they can regulate the internal condition, that means they are osmoregulators. अब ये osmoregulation तो एक टर्म है, एक प्रोसेस है, बट वो ऑर्गेनिज्म जो osmoregulation कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं osmoregulators. And those are animals, that means the invertebrates, I'm emphasizing the word invertebrate, जो होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं इंटरनल कंडीशन को अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, they are known as osmoconformers. Osmoconformers. So all the animals, they are not capable of osmoregulation. Those who can regulate or change the internal condition according to the changing environment, outside environment, they are known as osmoregulators. But those who do not, they are known as osmoconformers. अभी ध्यान से सुनो. So ऑस्मोकन्फर्मर्स, जैसा कि मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बोला कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं which they do not actively control the osmotic condition. ऑस्मोसिस के कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं.
of their body fluid according to the changing environment, according to the change in the outside medium. कि अगर outside medium hypertonic हो गया या hypotonic हो गया तो ये खुद को किस तरीके से अपना बॉडी फ्लूइड जो है उसको किस तरीके से मेंटेन करेगा, इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करेगा, वो नहीं कर पाते हैं. दैट इज योर ऑस्मो कन्फर्मर्स. ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली marine invertebrates. They are basically marine invertebrates. I will write the example, that is important. So let me rub the board ताकि मेरे को ये दोनों अच्छे से बताना है तो मेरे पास स्पेस हो जाए. So we are talking about the osmoconformers and the osmoregulators. Osmoregulators वैसे एनिमल्स हैं, मोस्टली सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, they can control the internal condition of the solute as well as the fluid. That means they are capable of maintaining the internal fluid concentration by the process of osmosis. बस जो हमारे osmoconformers होते हैं they are basically marine invertebrates. ये invertebrates होते हैं which are not capable of changing the internal condition according to the changing outside environment. For example, अगर आप ये देखो rather खुद के जो कांस्टेंट है उसको मेंटेन नहीं करते, बट दे rather change the concentration of the fluid. जो internal fluid का concentration है उसको outside ambient environment के according change कर लेते हैं. जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो खुद के कंडीशन को एक वाटर के लिए भी चेंज नहीं करते हैं. जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि हमारे बॉडी को कौन से सॉल्ट कितने कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, वाटर कितना चाहिए, हम वही चीज मेंटेन करते हैं. बस जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इनसाइड एनवायरनमेंट को, अपने इनसाइड फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लेता है. ये बात किसको किसको समझ में आई? देखो जैसे कि एक लाइन लिखा हुआ है हमारे बुकलेट में, अगर मैं आपको बताऊं जब आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं वो पढ़ के बता रही हूँ आपको. ऑस्मो कन्फर्मर्स are the animals that do not actively control the osmotic condition of their body fluid. अपने osmotic condition body fluid को कंट्रोल नहीं करता है, rather क्या करता है? They rather change the osmolarity of body fluids according to the osmolarity of the ambient medium. कांस्टेंट तो मेंटेन नहीं किया, बट जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड को चेंज करता है. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स. पेज नंबर. दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. वन क्या है? डू नॉट मेंटेन fluid concentration. ठीक है. सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है? रेदर they change osmolarity of body fluid according to the ambient environment. Clear everyone? बट ये ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते हैं. बाय द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस दे मेंटेन द इंटरनल कंडीशन. तो ऑस्मो कन्फर्मर्स आपको भी याद होनी चाहिए, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं that do not control the osmotic condition of their body fluid, do not maintain fluid concentration of their
बॉडी। एग्जाम्पल इसके होते हैं बेसिकली, एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन इज योर मराइन invertebrates. Okay, so but osmoregulators you all know. Osmoregulators, what they do, they maintain constant internal fluid concentration. चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ वो बॉडी के फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर स्ट्रिक्ट ऑस्मोरेगुलेटर्स। वर्टिब्रेट्स एग्जांपल, मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर strict osmoregulators. The terrestrial animals, हम भी हैं, we are also regulator. We also regulate the osmoregulation. That means the osmolarity of our fluid, the concentration of the salts by the various processes. How? कैसे हम कंट्रोल करते हैं? हम ब्रीथ करते हैं, हम स्वेट करते हैं, ये डिफरेंट प्रोसेस है जिससे हम वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, ब्रीदिंग, स्वेटिंग एंड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन. मिक्टुरेशन इज द एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन. हम जो यूरिन पास करते हैं, मिक्टुरेशन, उसके लिए एक वर्ड है, इट्स अ बायोलॉजिकल वर्ड. द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज नोन एज मिक्टुरेशन. एंड स्वेटिंग है, ब्रीदिंग है, इन सब से हम एक्सचेंज करते हैं और अपने इंटरनल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो भी हैं वो मेंटेन करते हैं इंटरनल फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन को, दैट मींस वाटर एंड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सो नाउ आई विल राइट हियर two different things, different in the concentration or hypertonic or hypotonic condition of the marine and the freshwater animals. और आप मुझे बताओगे कि यहाँ ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर एनवायरमेंट. अगर हम फ्रेश वाटर एनवायरमेंट की बात करते हैं, फ्रेश water environment. फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में क्या होता है, फ्रेश वाटर एनिमल्स के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, दैट इज उनकी ऑस्मोलैरिटी होती है 200 to 300. व्हाट इज फ्रेश वाटर एनिमल्स की बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट मींस द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 200 to 300 मिली OSM लीटर इनवर्स. और जो आउटसाइड एनवायरमेंट है उसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो 50 होती है. लिसन, मैं लिखूंगी और ये एग्जांपल्स जब आप अपने अकॉर्डिंग सोचोगे तब आपको समझ में आएगा कि फ्रेश वाटर एनिमल्स किस तरह सरवाइव करते हैं. So we are talking about the freshwater environment. Freshwater environment. तो freshwater environment में osmolarity of body fluids of fresh water animals जो होता है वो होता है 200 to 300 मिली ऑस्मोलीटर. एंड जो फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी है जो आउटसाइड एनवायरमेंट है, अगर वो फ्रेश वाटर एनिमल है तो उसका आउटर एटमॉस्फेयर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, फ्रेश वाटर ही होगा ना. तो फ्रेश वाटर जो उसका आउटसाइड एनवायरमेंट है उसका ऑस्मोलैरिटी होता है 50. It's just an example. Osmolarity of fresh water is 50 milli osmometer inverse. अब तुम ये बताओ कि बॉडी फ्लूइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या फ्रेश वाटर का.
दैट मीन्स क्योंकि 200 to 300 है, साफ साफ दिख रहा है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो हाइपर टॉनिक है, यस और नो? उसका सोल्यूट Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. Yes, ma'am. So here you can see the body fluid of freshwater animal are hypertonic as compared to the surrounding fresh water. उसका सिर्फ 50 milliosmoliter inverse है. So there will be, अब हम इसको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अगर इसको अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखना है, अगर ये रख सकता है, ये वर्टिब्रेट्स हैं, तो क्या करेंगे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में? फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे, दे विल नॉट ड्रिंक वाटर. एक तो ये हो सकता है, और दूसरा इन देयर गिल्स, उनके क्योंकि इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो क्या करना है, सॉल्यूट को बाहर एक्सक्रीट करना है, एक्सपोर्ट करना है. तो ऑन द सरफेस ऑफ द गिल्स दे हैव आयनोसाइट्स, आयन क्लोराइड सेल्स होते हैं जो हेल्प करता है इन द रिमूवल ऑफ द आयंस. तो बेसिकली बाय दिस टू प्रोसेस दे कैन मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन. सो बेसिकली जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में एनिमल्स रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर कैसे करते, इसे टैकल कैसे करते कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और बाहर जो है वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. तो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव two adaptations. Freshwater animals have two adaptation. उनके दो adaptation है जिससे ये survive करते हैं और ये osmoregulation करते हैं. They do not drink water and also possess specialized ionocytes. That means आयन एक्सचेंज करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से वर्क होगा. ऐसे सेल्स उनके गिल के मेम्ब्रेन्स में होते हैं. सो बेसिकली दे हैव टू एडेप्टेशन. दे डू नॉट ड्रिंक वाटर एंड आल्सो पॉसेस स्पेशलाइज्ड iron absorbing cells in the gill membrane to import sodium and chloride actively. Import. तो बताओ अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक उनका अंदर का सॉल्यूशन होता है जिसको उसको मेंटेन करना है, और फ्रेश वाटर का जो है वो हाइपोटोनिक है. तो इस एडेप्टेशन में वो कैसे रहते हैं? एक तो वो फ्रेश वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे, दूसरा क्या करते हैं, दे हैव iron absorbing cells on the surface of the gill membrane that help in import of ions, क्योंकि उसको इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है. 200 to 300 है उसकी बॉडी का फ्लूइड और बाहर कम है. अगर वो पानी भी पिएगा तो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएगा, हाइपोटोनिक बनते जाएगा. समझ में आ रही है मेरी बात? वेदिका, कंचन, पूरब, अंजलि? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in order to maintain the osmoregulation in freshwater environment, the freshwater animals, they have two adaptations. तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं कि अगर ये कंडीशन है तो इसको मेंटेन करने के लिए they have two adaptations. Not drink water. Second, iron absorbing cells, जिसको हम आयनोसाइट्स बोलते हैं. मैं अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि वो मैंने क्या लिखा है. आयनोसाइट्स, and they are present on the surface of gills के membrane पे. Iron absorbing cell ionocytes on the surface of gills. इससे ये क्या करेंगे, import करेंगे ions को. This helps in import of ions. Clear? Now ये तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की बात हो गई. अब हम बात करेंगे मैराइन वाटर एनवायरनमेंट की. तो जिस तरह से ये मैंने कंडीशन लिखा था कि बॉडी फ्लूइड ऑफ फ्रेश वाटर, ये यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा. मैराइन एनिमल्स जो होते हैं उनका इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो 300 होता है,
और जो मराइन वाटर, जो आउटसाइड का एनवायरमेंट है, जो मराइन वाटर कंडीशन में वो प्रेजेंट होते हैं, उसका 1000 होता है। यानी कि अब बाहर का ज्यादा है और अंदर का कम है, तो उस कम को मेंटेन करना है ना, हाइपोटोनिक जो है एज कंपेयर टू द आउटसाइड कंडीशन, उस कंडीशन को मेंटेन करना है। तो चले मैं रब द अबव पर, ताकि मैं आपको ये और एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन कर सकूं। So the next condition that we have to read is water and solute regulation in marine environment. Water and solute regulation in marine environment. So here the condition क्या है? Osmolarity of body fluid of marine animal is 300 milliosmo per liter, and outside marine water osmolarity is 1000 milliosmo per liter. अब बताओ इस कंडीशन में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बॉडी फ्लूइड का कम है, हाइपोटोनिक, अगर हम किसी भी सेल को एक ऐसे एनवायरमेंट में रखते हैं, इस तरीके से सोचो, ऐसे एनवायरमेंट में रखते हैं जो बाहर हाइपोटोनिक है, ज्यादा है ना बाहर का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर है हाइपोटोनिक, तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन? $300 milliosmo per liter. So these animals, these marine animals, what they will do, they will lose water from gill membrane. They will lose water from gill membrane, as well as they will also drink the water. वाटर ड्रिंक करेंगे तो बाहर इतना ज्यादा 1000 मिलीमोलर है, तो क्या होगा? तो ये वाटर लॉस जो है उसको कंपनसेट वो कैसे करते हैं? They drink water which leads to increased salt concentration in body. Increased salt concentration in body. But पानी तो उनको चाहिए, पानी के साथ साथ सॉल्ट भी आ रहा है क्योंकि बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे अब? वो सॉल्ट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द आयनोसाइट्स, दैट मीन्स द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ आयन्स ऑल्सो। तो जो वो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं, वो आयनोसाइट जो कि हमारे गिल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वहां से रिमूव हो जाते, बट जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं वो रिमूव होते हैं, आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस। तो दिस इज द प्रोसेस। ये इनका दो एडेप्टेशन है, क्योंकि ये अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अंदर के कॉन्सेंट्रेशन को, जो लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, लो ऑस्मोलैरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्वेंट भी चाहिए, वाटर सॉल्यूशन भी चाहिए। तो व्हाट दे डू? फर्स्ट एडेप्टेशन, दे विल ड्रिंक वाटर। बट अगर वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं तो वाटर के साथ साथ वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वाटर लेंगे और सॉल्यूट को रिमूव कर देंगे, सॉल्यूट भी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो व्हाट दे विल डू, बेसिकली जब भी वो
वाटर लॉस करेंगे पहले पहले तो क्या है कि गिल्स हैं उनके पास, गिल मेम्ब्रेन है, क्योंकि हम मराइन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली लूज वाटर फ्रॉम गिल मेम्ब्रेन, जो उनका ओरल कैनाल मेम्ब्रेन होता है, अगर वाटर लॉस किया तो उस वाटर को कंपनसेट करने के लिए दे विल ड्रिंक वाटर। अभी अगर वो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं तो इट विल इंक्रीज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी एंड इट विल also increase salt concentration in the body. वाटर लॉस क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपर है। अगर किसी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो क्या होता है? अभी जस्ट आपने ये पढ़ा है दूसरे टॉपिक पे। अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? The cell will shrink. दैट मींस will shrink ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, पानी बाहर जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चीज यहाँ होगा, फर्स्ट दे विल लूज वाटर, वाटर लूज करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, बट उस वाटर को कंपनसेट करने के लिए दे विल ड्रिंक वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे लिख लो तुम, Yes, ma'am. first they will lose water and to compensate the water loss they will drink water. अभी अगर वो वाटर ड्रिंक करेंगे तो साथ में उनका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि सिर्फ 300 होना चाहिए उनकी ऑस्मोलैरिटी है, बट जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें 1000 है। So what they will do, salt concentration increase हो जाएगा, but they also have ionocytes or chloride cells in gill membrane to expel excess जो ions आएंगे उसको expel करने के लिए, eject करने के लिए। So थर्ड स्टेप में क्या है, ये हाई सॉल्ट concentration जो है, इसके लिए they also have ionocytes to expel salt concentration. So जो monovalent cations हैं, monovalent ions हैं, वो तो ionocytes के थ्रू रिमूव हो जाता है, बट जो divalent cations होते हैं they are removed by the process of excretion through feces. So this is how the process will take place. Fresh water में क्योंकि अंदर का ही concentration बहुत ज्यादा था, तो अगर हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, इसीलिए हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो वाटर ड्रिंक नहीं कर रहे थे, वो उनका एक एडेप्टेशन था। नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So this is the adaptation ki how the osmoregulation, that means the solute and water concentration is being maintained both in freshwater animals as well as the marine animals. Now टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होता है, तो वाटर एंड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हम मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि हम ब्रीदिंग करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, मिक्चुरेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन होता है, और जो ये वाटर हम लॉस कर रहे हैं वो फिर हम जो भी हमें जितना बैलेंस चाहिए वो हम बैलेंस भी कर लेते हैं बाय ड्रिंकिंग वाटर। वी हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज ईटिंग द मॉइस्ट फूड, जो हम फ्रूट जूसेस पीते हैं, मॉइस्ट फूड खाते हैं, उससे भी हमें वाटर मिलता है। सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, हाउ दे रेगुलेट द सॉल्यूट इन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, दे रेगुलेट द सॉल्यूट इन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट by removing the excess of water by the process of breathing, sweating as well as micturition, as well as compensate कैसे करते हैं, अगर ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, आज मैं पूरे दिन धूप में रही, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, हम मॉइस्ट फूड लेते हैं। तो दिस इज हाउ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे मेंटेन। क्लियर?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now you have to remember this. और ये सारी चीजें you have written after divalent ions. Ayan, I have written after divalent ions excretion through feces. Divalent cations are excreted with feces. Feces के साथ excrete out हो जाते हैं by the process of excretion. Clear, Ayan? Yes, ma'am. Okay, excretion through feces. Okay, तो this is the basic कि किस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ये ऑस्मोलैरिटी क्या है, क्योंकि देखो ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मो रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये जो इसका यूनिट है इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा हाइपो सॉल्यूशन है, कौन सा हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है. तो हमारा वाटर एक्सो ऑस्मोसिस होना चाहिए, एंडो ऑस्मोसिस होना चाहिए, आयन इंपोर्ट करेंगे या आयन एक्सपोर्ट करेंगे. तो थिंक करके आप ये आंसर सारे कर सकते हो. ये सारी चीजें आपके बुकलेट में जरूर मेंशन है, बट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी. बट यस, गो थ्रू द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी ऑफ एक्सक्रीशन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि भी टाइम होने वाला है तो मैं नया नहीं स्टार्ट करूंगी, कि देयर आर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. जरूरी नहीं है कि सारे लोगों का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दे हैव द सेम एक्सक्रीटरी वेस्ट, दे हैव द डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट. मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट की हम बात करते हैं, तो देयर कम्स अ क्वेश्चन कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट. व्हाई नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट? क्यों हम नहीं कहते हैं फैट वेस्ट, कार्बोहाइड्रेट वेस्ट? व्हाई नाइट्रोजन वेस्ट, व्हाई नाइट्रोजनस वेस्ट? यस, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. जब भी आपने डाइजेशन पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, दे आर बीइंग स्टोर्ड इन योर बॉडी आल्सो. Yes, ma'am. Yes, but proteins which are made up of amino acids, प्रोटीन्स जो है इमीडिएटली अगर आपके बॉडी ने यूज नहीं किया तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो. दैट मीन्स द प्रोटीन हैज टू बी डीएमिनेटेड. इफ द प्रोटीन दैट वी ईट in our diet is not immediately used by your body, they have to be deaminated. That means their amino group is to be removed. यूरिया, जैसे हमारे बॉडी में यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट जो हाईली टॉक्सिक होता है वो अमोनिया होता है. दैट इज बेसिकली बीइंग फाउंड इन द एक्वेटिक एनिमल्स बिकॉज दे नीड वाटर. उनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है. यूरिया जो है एज कंपेयर टू अमोनिया दे आर लेस टॉक्सिक, और थोड़ा सा वाटर, बहुत ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, हाईली सॉल्युबिलिटी नहीं चाहिए अमोनिया के जैसे, तो थोड़े वाटर में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. बट जो इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें होता है यूरिक एसिड. दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ऑल्सो. उनको कभी आपने पानी पीते हुए नहीं देखा होगा. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ऑल्सो दे कैन सर्वाइव एंड दे हैव क्रिस्टलाइन वाइट सेमी सॉलिड बोल सकते हैं यूरिक एसिड. तो आप ये क्वेश्चन बोल सकते हो कि मैम हमारे बॉडी में भी कभी कभी यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. यस, but the amount of the uric acid as compared to the urea is less. और अगर ज्यादा यूरिक एसिड रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी में, तो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट द वेरियस जॉइंट, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स होते हैं और यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है. तो दीज आर द थिंग्स. तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. बट इन फ्यू एनिमल्स, इन फ्यू फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्यू एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है. गुआनिन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो दीज थिंग्स वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. तो मेजर और माइनर दोनों एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, तो हमें मेजर और माइनर दोनों पढ़ना है. जेंथिन्स और गुआनिन भी हम पढ़ते हैं, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड. और मेजर में 3 आएंगे, दैट इज योर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. These things we will learn now in the next class. ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि जो भी आप आगे प्रोसीड करो तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आए. इंटरेस्टिंग चैप्टर है. कुछ चीजें ऐसी आएंगी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स
जो ये टेरेस्ट्रियल, और इस वजह से कि फैट और कार्बोहाइड्रेट ये तो हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है, एक्स्ट्रा होता है तो स्टोर कर लेता है, बट प्रोटीन को नहीं कर पाता है। इस वजह से हम बोलते हैं एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ये चैप्टर हमारा एक्सक्रीशन है, तो इट्स द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज द नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और क्यों रिमूव करना है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इंटरनल कंडीशन जो हो उनको मेंटेन करना। ऑल्दो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो स्टोर हो जाता है, बट न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजन जो और जो अमाइनो एसिड्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड दैट यू ऑल नो, वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जनरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, दे हैव टू बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास से किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, यू कैन